हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकान मालिक से रिलेटेड टॉपिक के बारे में कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक है, यानी कि आप मकान मालिक है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्यों बनाना चाहिए। ऐसा करने से किसी मकान मालिक को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल रीजन की बात है यहाँ पर कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट है या फिर लीज एग्रीमेंट है, उसकी जगह पर अगर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें आपके जो अधिकार है उसमें क्या इंक्रीज हो जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें कि अगर आप मकान मालिक हैं और आप कोई प्रॉपर्टी आप किराए पे दे रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट ना करा के आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्यों कराना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप अगर कई लोग ये समझते हैं कि रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट बेसिकली ये हुआ कि एक एग्रीमेंट कर लिया है, दो गवाहों के साइन कर लिए है, चाबी दे दी है, तो अब किराया आना शुरू हो जाएगा, अब बात खत्म हो गई, अब कोई चिंता की यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में बेसिकली यही होता है कि आप जो है प्रैक्टिकली पोजीशन दे देते हैं, चाबी दे देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लीगली ऑन पेपर भी यहाँ पर ये है कि आपने ऑन पेपर भी यहाँ पर पोजीशन दे दिया है, लीगली भी यहाँ पर पोजीशन आपने जो है किराएदार है उनको दे दिया है। जबकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की बात करें तो वो ईजमेंट एक्ट सेक्शन 52 के तहत आता है और उसमें यहाँ पर ये है कि आप प्रैक्टिकली तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आपने किया है तो उसमें भी आप प्रैक्टिकली तो चाबी देंगे, पोजीशन देंगे, प्रैक्टिकली पोजीशन देने वाले हैं, लेकिन लीगली राइट्स, लीगली पोजीशन अभी भी आपके पास है। ऑन पेपर वाला अगर मैं बोलूं ऑन पेपर पोजीशन तो अभी भी आपके पास है, एक्सक्लूसिव पोजीशन अभी भी मालिक के पास ही है। जबकि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में क्या होता है कि कानूनी तौर पर और प्रैक्टिकली तौर पर, दोनों के तौर पर यहाँ पर जो है पोजीशन किराएदार के पास जाता है। जबकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कानूनी तौर पर पोजीशन आज भी अग्रीमेंट करने के बाद भी यहाँ पर मालिक के पास रहता है, भले ही प्रैक्टिकली पोजीशन यहाँ पर जो है किराएदार, यहाँ पर किराएदार नहीं होता है, लाइसेंसर या लाइसेंसी होता है, तो उनके पास रहता है। दूसरा पॉइंट है कि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट अगर आप बनाते हैं तो जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कई राज्यों में यहाँ पर वो आता है और रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो है किराएदार की फेवर में काफ़ी सारे कानून भी है। तो अगर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तो सीधा ही आप उस कानून से बाहर निकल जाएंगे एज अ मकान मालिक के तौर पर। तो ये आपको एक मेजर बेनिफिट होता है कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, लीज एग्रीमेंट अगर लिखेंगे शब्द, तो वो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आ सकता है। तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो। लेकिन अगर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं आता है, तो आप सीधे उस कानून से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एज अ मकान मालिक के तौर पर आपको ये एक बेनिफिट रहता है। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सारे किराएदार आएंगे और वह सभी ऐसे ही होंगे कि आपकी जो है प्रॉपर्टी को चीट करके आपकी प्रॉपर्टी हथिया पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग रेयर चांसेस होते हैं कि आपको और किराएदार के बीच में कुछ विवाद हो और जिसके कारण कुछ मामला बिगड़ जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ एज अ मकान मालिक के तौर पर आपको सेफ्टी आप अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि किराएदार आएगा और वो आपको चीट ही करने आ रहा है और आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर केवल मकान मालिक की सेफ्टी बढ़ जाती है अगर टेक्निकली जो है लीगली रेंट एग्रीमेंट शब्द या लीज एग्रीमेंट शब्द का न प्रयोग करके केवल लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का शब्द प्रयोग करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर आपने किया है और अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे लाइसेंसर की यानी कि मकान मालिक, एक्चुअली लाइसेंसर यानी मकान मालिक नहीं होता है, लेकिन लाइसेंसर यानी लाइसेंस देने वाला और लाइसेंसी यानी लाइसेंस लेने वाला है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जनरली किराएदार समझते हैं लाइसेंसी को।
तो अगर किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है इन दोनों में से किसी की, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अग्रीमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा देने वाला ही नहीं बचा, तो फिर आज्ञा का क्या मतलब है, और या फिर आज्ञा लेने वाला नहीं बचा यानी कि किराएदार, तो भी यहाँ पर आज्ञा का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर रेंट एग्रीमेंट है और लीज एग्रीमेंट है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर मकान मालिक या किराएदार में किसी एक की अगर मृत्यु हो गई तो यहाँ पर एग्रीमेंट खत्म हो गया, ऐसा उसमें नहीं होता है। यहाँ पर अगर किराएदार की मृत्यु हो जाती है और अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए रेंट या लीज एग्रीमेंट किया है तो वो फिर उनके उत्तराधिकारी है, वो उसमें जो रेंट या लीज एग्रीमेंट में जो शर्तें बताई गई है उसके आधार पर आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आगे कंटिन्यू नहीं होता है। तो ये एक और एज अ मकान मालिक के तौर पर आपको एक सेफ्टी मिल जाती है, बेनिफिट है कि अगर बाय चांस अगर आपका या किराएदार का अगर डेथ हो जाती है तो वहां पर ही ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर किराएदार से अगर जो डिस्प्यूट होता है मकान मालिक का, और तो ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी को ही बेच देते तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट किया है और अगर आप प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को बेच देते हैं तो जो खरीद रहा है वो भी बाउंड होगा, वो भी उसको भी पालन करना पड़ेगा कि जो भी आपने रेंट एग्रीमेंट या जो है लीज एग्रीमेंट जो आपने किया है उसको पालन करने के लिए वो जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी वो भी बाउंड होगा, पालन करना होगा उसे। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। तो ये एक और बेनिफिट है मकान मालिक के लिए कि लीव एंड लाइसेंस किया है तो आप प्रॉपर्टी बेच देंगे, वहाँ पर यहाँ पर मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में ये चीज़ नहीं होती। पांचवा पॉइंट है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अगर आपने किया है एज अ मालिक के तौर पर, तो आपका जो लाइसेंसी है यानी कि जनरली किराएदार आप बोलते हैं, एक्चुअली किराएदार नहीं होता है लेकिन लाइसेंसी है, वो आगे सब लाइसेंस नहीं दे सकता है। लेकिन अगर रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट अगर आपने किया है और अगर आपने उसमें स्पेसिफिक अगर ये नहीं मेंशन किया है कि आप एज अ किराएदार आप आगे सब टेंडेंसी या सब लीज पर नहीं देंगे, अगर आपने ऐसा मेंशन नहीं किया है तो किराएदार के पास ये राइट है कि वो आगे सब टेंडेंसी या फिर सब लीज पर दे सकता है। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, वो आगे सब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट अगर आपने किया है और ये क्लोज नहीं डाला है तो वो सब टेंडेंसी या फिर सब लीज पर दे सकते हैं, लेकिन लीव एंड लाइसेंस में ये नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने अगर रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट अगर आप शब्द लिखते हैं आपके एग्रीमेंट में, उसकी जगह पर अगर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लीगली बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। प्रैक्टिकली तो जैसे आप पोजीशन दोगे, चाबी दोगे, अग्रीमेंट करोगे, किराया लोगे, वो सेम टू सेम ही रहता है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट किया हो या लीज एग्रीमेंट किया हो या फिर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किया हो। लेकिन अगर आपने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किया है तो एज अ मालिक के तौर पर काफ़ी सारे जो है लीगली पॉइंट्स यहाँ पर आपके फेवर में आ जाते हैं। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट में मैंने पहले ही बताया कि आप ऑन पेपर लीगली भी आप उन्हें पोजीशन दे रहे हो और प्रैक्टिकली भी पोजीशन दे रहे हो, जबकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ये होता है कि आप प्रैक्टिकली तो उनको पोजीशन दे रहे हो पर लीगली एक्सक्लूसिव पोजीशन तो अभी भी मालिक के पास ही है। तो ये एक मालिक के तौर पर आपको ये बेनिफिट है। तो यानी कि अगर आप कोई अग्रीमेंट करते हो, चाहे रेंट एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट करते हो, तो उसकी जगह पर आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको टेनेंट, लैंडलॉर्ड, रेंट एग्रीमेंट, रेंट शब्द का यूज न करते हुए यहाँ पर लाइसेंसर यानी कि जो लाइसेंस देने वाला, लाइसेंसी यानी लाइसेंस लेने वाला, और रेंट की जगह आप लाइसेंस फी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एज अ मालिक के तौर पर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और आपकी जो सिक्योरिटी सेफ्टी है वो लीगली बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी कहा
कि किराएदार जो आएंगे वो ऐसा नहीं है कि हर किराएदार आएगा और आपको चीट करके आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। रेयर चांसेस होते हैं कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई विवाद हो जाए, अदरवाइज किराएदार भी अच्छे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये वीडियो बनाने का केवल एक ही पर्पस है कि मकान मालिक के तौर पर आपकी यहाँ पर सेफ्टी बढ़ जाती है केवल शब्द का प्रयोग बदलने से। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन कि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट न बनाकर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं एज अ मालिक के तौर पर, तो आपको क्या बेनिफिट, क्या सिक्योरिटी, क्या सेफ्टी मिल सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन। कैसी लगी इंफॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।